नमस्ते भारत। आइए आज हम वाक्य और वाक्य के भेद पढ़ते हैं। सार्थक और निरर्थक शब्दों का समूह जिसे व्याकरण के अनुसार लिखा जाए और उसका संपूर्ण अर्थ निकले, उसे वाक्य कहेंगे। वाक्य के दो अंश होते हैं, विधेय और उद्देश्य। अब वाक्य में कर्ता जो कार्य कर रहा है, कर्ता किसे कहेंगे? जो कार्य को कर रहा है, उसे हम उद्देश्य कहते हैं या उद्देश्य कहा जाएगा। साथ ही कर्ता का विस्तारक यानी कर्ता के साथ कुछ अन्य शब्द आते हों या विशेषण जैसे शब्द भी आते हों, तो उसे भी हम उद्देश्य में रखेंगे। साथ साथ हम यह भी कर सकते हैं कि विधेय जिसके लिए आए वही करता है, वही उद्देश्य है। हम लोग आगे उदाहरण भी देखेंगे। अगर कुछ उद्देश्य के बारे में जो कथन कहा जाता है वह विधेय है। इसमें कर्म क्रिया का प्रयोग होता है। कर्ता जो भी कार्य कर रहा है वह विधेय है। विधेय में कर्म तथा कर्म का विस्तारक होगा, क्रिया व क्रिया का विस्तारक होगा, पूरक एवं सहायक क्रिया होगी। अब वाक्य के अनुसार मेरा भाई हिंदी की पुस्तकें अधिक पढ़ता है, तो इस वाक्य का निर्माण स्पष्टतः मेरा भाई के लिए हुआ है, तो मेरा भाई यहाँ पर उद्देश्य हो गया। और बाकी के जो इसमें अन्य शब्द आ रहे हैं, जैसे हिंदी साहित्य की पुस्तकें अधिक पढ़ता है, तो हिंदी साहित्य पढ़ पुस्तकें अधिक पढ़ता है, तो पढ़ता है यहाँ पर क्रिया है। इसके बाद अधिक पढ़ता है क्रिया विशेषण हो गया, पुस्तकें पढ़ता है यहाँ पर कर्म हो गया, और इसकी और भी सहायक सहायक शब्द यहाँ पर प्रयोग किए गए हैं, वो हो गए। यहाँ पर सहायक क्रिया के रूप में है का इस्तेमाल किया गया है। ये सभी हिंदी से लेकर है तक के जो शब्द हैं, ये सब के सब हमारे विधेय कहे जाएंगे। अर्थात यहाँ पर उद्देश्य यानी अंग्रेजी में जैसे हम लोग सब्जेक्ट और प्रेडिकेट लेते हैं, वैसे ही यहाँ पर हमारा मेरा भाई जो है वो सब्जेक्ट होगा और बाकी के पार्ट प्रेडिकेट होंगे। अर्थात मेरा भाई यहाँ पर उद्देश्य होगा और बाकी सारे के सारे विधेय होंगे। वाक्य दो प्रकार से देखे जा सकते हैं। जैसे कि अर्थ के आधार पर वाक्य के 8 भेद हैं और रचना के आधार पर वाक्य के 3 भेद हैं। आइए देखते हैं रचना के आधार पर वाक्य के निम्नलिखित 3 भेद क्या क्या होते हैं। पहला, सरल वाक्य या जिसको आप साधारण वाक्य भी कह सकते हैं, संयुक्त वाक्य, और तीसरा हमारा मिश्रित या मिश्र वाक्य के नाम से जाना जाता है। अगला अब देखते हैं कि सरल वाक्य और या साधारण वाक्य की परिभाषा क्या हो सकती है। कहता है जिन वाक्यों में एक ही विधेय हो, यानी क्रिया का जो अंश है, यानी जैसे हमने कहा कि जो वर्ब वाला पार्ट है वो हिस्सा केवल और केवल एक ही उसमें आता हो, उसमें दूसरी क्रिया का कोई अंश नहीं आता हो, तो ऐसे वाक्य को हम लोग साधारण वाक्य कह सकते हैं। इनमें एक ही क्रिया होती है, एक ही क्रिया होती है। इस बात को ध्यान रखना है कि ऐसे वाक्यों में एक ही क्रिया होती है। जैसे रमेश पढ़ने जाता है, तो रमेश पढ़ने जाता है, अर्थात इसमें पढ़ने जाना एक ही क्रिया सम्मिलित है, ये एक साधारण वाक्य है। मैं माँ खाना बनाती है, तो माँ में चंद्र बिंदु यहाँ छूट गया है, तो माँ खाना बनाती है, तो खाना बनाना भी एक ही कार्य यहाँ पर दिया हुआ है। इसलिए हम ये बात कह सकते हैं कि ये दोनों के दोनों हमारे साधारण या सरल वाक्य कहे जाएंगे। आइए देखते हैं संयुक्त वाक्य क्या है। जिन वाक्यों में दो या दो से अधिक सरल वाक्य समुच्चय बोधक अवयवों से जुड़े हुए हों। समुच्चय बोधक मतलब कुछ ऐसे शब्द जिनके लाने से हम दो अलग अलग स्वतंत्र वाक्यों को जोड़ सकते हैं, उन्हें हम लोग संयुक्त वाक्य कहते हैं। जैसे करो या मरो, तो यहाँ ये जो या लगा हुआ है ये हमारा समुच्चय बोधक शब्द है। करो और मरो दोनों को या से हमने जोड़ा है, तो ये हमारा संयुक्त वाक्य कहलाएगा। इसमें एक सबसे बड़ी विशेषता संयुक्त वाक्य में ये है कि यदि हम समुच्चय बोधक अवयव को हटा दें और उसमें दोनों
तरफ लगे हुए वाक्यों को अलग अलग करें तो दोनों का दोनों स्वतंत्र अर्थ देता है। जैसे यहां से हम या को हटा दें तो करो, और दूसरी तरफ हो जाएगा मरो, तो दोनों का अपना अलग अलग स्वतंत्र अर्थ निकल रहा है। एक दूसरे वाक्य में देखते हैं, मोहन एक पुस्तक चाहता था और वह उसे मिल गई। तो यहाँ आपका और जो है वो समुच्चय बोधक अवयव है। यदि हम और को यहाँ से हटा दें तो दोनों स्वतंत्र अर्थ निकालेगा। मोहन एक पुस्तक चाहता था, इसका एक अपना संपूर्ण अर्थ निकल रहा है। जबकि इसके बाद है वह उसे मिल गई, वह उसे मिल गई, तो यह भी एक संपूर्ण वाक्य निश्चित तौर पर है, ये अधूरा नहीं है। अर्थात हम इसके लिए एक चीज दिमाग में रखेंगे कि यदि दो स्वतंत्र वाक्यों को समुच्चय बोधक अवयव से जोड़ दिया जाए तो वो हमारा संयुक्त वाक्य होगा। या इसकी एक सबसे बड़ी पहचान है कि समुच्चय बोधक अवयव को हटाने के बाद जब दो अलग अलग वाक्य बनेंगे तो दोनों का स्वतंत्र अर्थ निकल करके आएगा। इसको हम लोग संयुक्त वाक्य के नाम से जानेंगे। इसका एक अगला है, मैं वहां पहुंचा और तुरंत घंटा बजा। तो यहाँ और को आप हटाइए, मैं वहां पहुंचा अपने आप में एक संपूर्ण वाक्य है। तुरंत घंटा बजा, तो ये भी एक इसका अलग अपना अर्थ निकल जा रहा है। अवयव और आपको इंडिकेट कर दे रहा है कि ये संयुक्त वाक्य है, दूसरा कुछ नहीं है। अब हम देख रहे हैं मिश्र वाक्य। जिन वाक्य में एक मुख्य या प्रधान वाक्य हो और अन्य आश्रित उपवाक्य हो उन्हें मिश्रित वाक्य कहते हैं। इनमें एक मुख्य उद्देश्य, मुख्य विधेय के अलावा एक से अधिक समापित क्रियाएं होती हैं। यानी मेरे कहने का मतलब ये है, इसका अर्थ आपको यही लगाना है कि जब इसमें दो वाक्यों को या दो से अधिक वाक्यों को एक साथ जोड़ा जाएगा तो इसमें एक ही मेन सेंटेंस यानी कि मुख्य वाक्य होगा। बाकी जो होंगे वो उपवाक्य होंगे, उसका कंप्लीट अर्थ नहीं निकलेगा। इसके लिए हम एक बात और कह सकते हैं कि यदि हम कुछ ऐसे वाक्यों को जोड़ें जिसमें एक वाक्य का संपूर्ण अर्थ निकलता हो, बाकी अपूर्ण वाक्य हो, उनको यदि जोड़ते हैं तो उनके जोड़ने से जो एक वाक्य का निर्माण होता है वो हमारा मिश्रित वाक्य होगा। आइए उदाहरण से देखते हैं। मैं जानता हूं कि तुम्हारे अक्षर अच्छे नहीं बनते हैं। अब मान लीजिए कि हम आपके सामने कहते हैं मैं जानता हूं कि, मैं जानता हूं कि, तो हम जैसे ही की पर रुकेंगे तो आपका ध्यान मेरी तरफ होगा कि शायद अभी हम कुछ और बोलने वाले हैं। इसका मतलब है मैं जानता हूं कि ये अपूर्ण वाक्य है, ये पूर्ण नहीं है। लेकिन इसके बाद तुम्हारे अक्षर अक्षर नहीं अच्छे नहीं बनते हैं, इसका मतलब ये तो पूर्ण वाक्य है। अर्थात यहाँ तुम्हारे अक्षर अच्छे नहीं बनते हैं, ये मुख्य वाक्य है। अब मैं जानता हूं कि ये आश्रित उपवाक्य है। तो एक अधूरा वाक्य और एक पूरा वाक्य हमने एक साथ जोड़ा है, इसलिए मिश्र वाक्य या मिश्रित वाक्य बनता है। इस वीडियो के साथ हमने डिस्क्रिप्शन में एक एमसीक्यू क्वेश्चन लिंक भी दिया है। कृपया आप सब उसको करें, फॉर्म भरें और अवश्य अवश्य भेजें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।